कल ये अपडेटेड रिटर्न वाला चीज़ किया था। आई थिंक वो लास्ट में वो टेबल किया था। I'll tell you, मतलब वो टैक्स कैसे गिना जाता है। When you file an updated return, you not only pay tax, interest, fee, but you also pay additional tax. So we had seen two situations. One, suppose you have not filed a return for that particular assessment year before. The very first return that you are filing is your updated return. तो क्या होगा? तो तुम जैसे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हो वैसे ही टैक्स कैलकुलेट करोगे। नॉर्मली तुम कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हो? तो यू कैलकुलेट योर टोटल इनकम on that tax payable. Whatever amount of taxes are already paid to the government, TDS, TCS, advance tax, you will subtract them. If you have in the past years as a company paid MAT, there was MAT credit. Now that MAT credit is being carried forward, and in the current year you are supposed to adjust that MAT credit. तो MAT credit भी adjust कर लो। तो टैक्स लायबिलिटी गिनो कितना पेएबल है। वट एवर अमाउंट्स आर ऑलरेडी पेड माइनस कर दो, जो रिलीफ रिबेट मिलने वाला है वो माइनस कर दो, बैलेंस जो बचेगा वो तुम्हारा टैक्स है। फिर इसमें इंटरेस्ट ऐड करो, फिर इसमें फी ऐड करो, फिर जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, नॉट द फी कंपोनेंट, टैक्स प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, उसका 25% इज योर एडिशनल टैक्स। व्हेन विल 25% अप्लाई? 31 दिसंबर के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, लेकिन अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब इन शॉर्ट 2 साल का टाइम लिमिट है पहले साल में। इफ आई हैव टू स्पीक अ बिट लूजली, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 साल का टाइम लिमिट है। पहले साल में अगर अपडेटेड रिटर्न दे दिया तो एडिशनल टैक्सेस 25%। अगर सेकेंड ईयर में, मतलब 12 मंथ्स खत्म होने के बाद मैं 12 मंथ्स खत्म होने के बाद मैं अपडेटेड रिटर्न देता हूं, तो माय एडिशनल टैक्स इज गोइंग टू बी 50%। दिस वाज द सिचुएशन कि हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया था। सबसे पहला रिटर्न जो हम इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं वो अपडेटेड रिटर्न है। टैक्स गिनो, पेएबल माइनस वॉट एवर इज पेड, इंटरेस्ट गिनो, फी गिनो, एडिशनल टैक्स गिनो और उतना पे कर दो। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल पहले किया हुआ था, टाइमली रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न, इफ यू हैड ऑलरेडी फाइल्ड अ रिटर्न अर्लियर, जैसे हम नॉर्मली सेक्शन 139 में रिटर्न फाइल करते हैं, एंड नाउ यू आर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे कि लॉस रिटर्न हुआ तो अपडेटेड नहीं हो सकता, रिफंड हुआ तो अपडेटेड नहीं हो सकता, इनकम टैक्स कम हो रहा है तो अपडेटेड नहीं हो सकता, इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो पॉसिबल है टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न। पहले रिफंड था और अब वो पेएबल में कन्वर्ट हो रहा है, टैक्स रिफंड था और अब वो टैक्स पेएबल बन रहा है, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब बेसिकली तुम तुम्हारी इनकम इंक्रीज कर रहे हो तो ही तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ये सेक्शन प्योरली अपने बेनिफिट के लिए बनाया है। सो मैंने ऑलरेडी पहले रिटर्न फाइल किया है, अब मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। सो ये क्यों करूँगा मैं? या तो मेरी इनकम, बेसिकली मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, इसलिए पहले जो रिटर्न फाइल किया तभी टैक्स पे किया था, हाँ, इंटरेस्ट भी पे किया होगा, फी अगर डिलेड था तो फी भी पे किया होगा। तो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बोला था, टैक्स के सामने टैक्स कंपेयर करने का, इंटरेस्ट के सामने इंटरेस्ट, फी के सामने फी, टोटल बेसिस पे कंपेयर नहीं करने का, मत खेल। टोटल बेसिस पे कंपैरिजन मत करोगे। तीनों चीजें टोटल कर ली ओल्ड रिटर्न के हिसाब से, फिर तीनों चीजें टोटल कर ली अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से और फिर कंपैरिजन किया, नहीं वैसा मत करो। अगर तुमने जो रिटर्न फाइल किया है उस रिटर्न के हिसाब से तुमको रिफंड मिला था और अब वो टैक्स रिफंड टैक्स पेएबल में कन्वर्ट हो गया है, तो वो रिफंड जो है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। सो वो अपने कैलकुलेशन में ऐड होगा और स्टार्टिंग द कैलकुलेशन इन मच मोर सिस्टमैटिक वे रादर। क्या हो रहा है, मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जो इनकम है उस पर टैक्स गिनूंगा, पुराना रिटर्न का टीडीएस, पुराना रिटर्न का एडवांस टैक्स, पुराने रिटर्न के हिसाब से जो रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स भरा होगा, सेल्फ असेसमेंट वाला टैक्स, वो माइनस कर दिया। पुराने रिटर्न के हिसाब से कोई मैट क्रेडिट हुआ जो सेट ऑफ किया था, वो भी अभी सेट ऑफ करूंगा मैं।
इनकम बढ़ने की वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो जो एक्स्ट्रा इनकम है उस पर टीडीएस हुआ हो। अब तुम एक्स्ट्रा इनकम टैक्सेबल बना रहे हो तो उस इनकम पे जो टीडीएस हुआ है वो अब माइनस करोगे। पुराने रिटर्न के हिसाब से अगर रिफंड था और वो रिफंड आपको दे दिया था, लेकिन अब अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से इट्स नो लॉन्गर अ रिफंड, देन द रिफंड आल्सो हैज टू बी रिटर्न्ड बैक टू द डिपार्टमेंट। तो वो रिफंड जो ऑलरेडी मिल चुका है वो भी ऐड करोगे तुम्हारे टैक्स में। सो ये तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आएगा। अपडेटेड रिटर्न वाला कैलकुलेशन करो, पुरानी सारी चीजें जो पे हो चुकी है माइनस करो, पुराना रिफंड मिला है तो उसको ऐड कर दो क्योंकि अभी वो रिफंड बनता नहीं है तो वो वापस करना पड़ेगा। अगर रिफंड है तो नई इनकम पे, जो नई इनकम मतलब जो अभी एक्स्ट्रा इनकम दिखा रहे हो उस पे अगर कोई टीडीएस हुआ तो वो टीडीएस माइनस करो। ये एक्स्ट्रा इनकम जो ऐड हुई अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से, अगर उसकी वजह से तुम्हारा मैट क्रेडिट पुराना वाला सेट ऑफ हो रहा है, पुराना वाला मैट क्रेडिट सेट ऑफ हो रहा है करंट ईयर में, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम ऐड हुई तो मैट क्रेडिट का सेट ऑफ भी इंक्रीज हो गया तो एक्स्ट्रा सेट ऑफ भी ले लो। नेट जो टैक्स बचता है ये गवर्नमेंट को देना है, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, फी ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अपडेटेड रिटर्न में तुमने जो इनकम दिखाई है उसके हिसाब से इंटरेस्ट गिनना है, लेकिन पुराने रिटर्न के हिसाब से जो इनकम दिखाई है उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट अभी कितना देना है, माइनस कितना दे चुके हो, ये इंटरेस्ट में भी ऑलरेडी पेड इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, फी में भी सेम चीज होगा, एंड देन लास्ट में एडिशनल टैक्स सेम तरीके से 25% या 50%। ये फाइनल मेरा अमाउंट पेएबल आएगा। अब आई थिंक एक क्वेश्चन था जो मैंने कल डिस्कस में नहीं कर पाया था, लास्ट क्लास में सिर्फ ये टैक्स वाला चीज किया था, क्वेश्चन बाकी है राइट? ठीक है, बिफोर द क्वेश्चन आई वुड वांट यू टू रीड समथिंग। हाँ, डिफेक्टिव रिटर्न थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज डिफेक्टिव रिटर्न? अगर तुम्हारा रिटर्न इनकम्प्लीट है तो तुमने एक कोई कॉलम या एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं फिल इन किया है तो वो डिफेक्टिव रिटर्न है। एग्जाम्पल, पीजीबीपी चैप्टर थोड़ा बहुत याद है? हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करते थे, कुछ चीज़ें लेस करते थे। आप समझ, ऐड वाली एक आइटम या लेस वाली एक आइटम हम भूल गए लिखना, तो फाइनल टोटल लिख दिया, इनर कॉलम आउटर कॉलम सारे टोटल लिख दिए, लेकिन एक अमाउंट भूल गया मैं, दो अमाउंट भूल गया। सो इनकम टैक्स ऑफिसर सेज आपका रिटर्न इनकम्प्लीट है, डिफेक्टिव है। अब ये कोई ओमिशन, फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट जैसा नहीं है। ओमिशन मतलब रिवाइज रिटर्न करना पड़ेगा। तुम कुछ भूल गए हो, मतलब तुम कोई इनकम लेना भूल गए, डिडक्शन लेना भूल गए। यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न में क्या होता है कि मैंने कंप्यूटेशन किया, नेट प्रॉफिट, ये 5 चीजें ऐड कर ली, ये 4 चीजें माइनस कर ली, लेकिन एक अमाउंट मिसिंग है, 2 अमाउंट मिसिंग है। लेकिन इधर फाइनल आंसर आता है, नेट प्रॉफिट भी लिखा है, ये सारी ऐड और लेस सब कुछ बराबर है और फाइनल टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया, बट सम डेटा इज मिसिंग। तो हाउ डू यू, व्हाट विल द असेसिंग ऑफिसर, हाउ विल द असेसिंग ऑफिसर कम टू नो कि ये जो अमाउंट मिसिंग है वो क्या अमाउंट है? सो ही विल सेंड अ लेटर टू यू सेइंग तुम्हारे रिटर्न में ये डिफेक्ट है, पूरा रिटर्न गलत नहीं है, तुम कोई इनकम भूल नहीं गए हो या डिडक्शन भूल नहीं गए हो, ये एक दो अमाउंट्स मिसिंग है, हमको वो इंफॉर्मेशन दे दो एंड योर रिटर्न विल बिकम नॉर्मल। ये एक डिफेक्टिव रिटर्न का एक पॉइंट है। आज के ज़माने में व्हेन एवरीथिंग इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज इफ यू कीप समथिंग ब्लैंक इस तरीके से तो तुम्हारा ये फाइनल अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं होगा। तुम्हारा कंप्यूटर का तुम्हारा रिटर्न का सॉफ्टवेयर ही बोल देगा ये अमाउंट ब्लैंक है, या तो अगर नहीं है तो 0 डाल दो, या तो जो है वो अमाउंट डाल दो। मैन्युअल रिटर्न्स फाइल हुआ करते थे, इसमें ऐसा गलती पॉसिबल था। मैंने कंप्यूटेशन पूरा करके रखा है, लेकिन जब मैं रिटर्न मैन्युअली फिल करने लगा तो ह्यूमन एरर में एक दो चीज लिखना भूल गया, लेकिन मेरे पास पूरा कैलकुलेशन रेडी है टोटल के साथ, तो मैं पूरा कैलकुलेशन सबमिट कर दिया, एक या दो अमाउंट लिखना भूल गया। इमेजिन करो दूसरा एक चीज, समझो डेप्रिसिएशन, ब्लॉक वाला,
ब्लॉक वाला डेप्रिसिएशन, हमने ब्लॉक वाला डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, लेकिन सॉरी, ब्लॉक वाला डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया इधर, लेकिन वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न में एक अलग शेड्यूल बनता है। इट्स लाइक जैसे हम लोग वर्किंग नोट बनाते ना, वैसे मेन डेप्रिसिएशन अमाउंट मेन सोल्यूशन में आता है, फिर नीचे वर्किंग नोट में ब्लॉक वाइज हम लोग वर्किंग करते हैं। सो वैसे मेन कंप्यूटेशन में अमाउंट लिखा है आपने, ये वर्किंग जो किया, बिल्डिंग का ब्लॉक, मशीन का ब्लॉक, कंप्यूटर का ब्लॉक, इसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मैन्युअल रिटर्न्स में ऐसा बहुत होता था, टुडे इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से ये हो ही नहीं सकेगा। मतलब अगर कोई डेटा मिसिंग है तो तुम्हारा रिटर्न आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तुम उसको जो अपलोड करने जाओगे ना वो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। दूसरा डिफेक्ट जो सेक्शन में लिखा है, तुमने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट साथ में सबमिट नहीं किया। पहले जब मैन्युअल रिटर्न्स हुआ करते थे ना, तो रिटर्न का प्रिंट आउट निकलता था, फिर साथ में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट का प्रिंट आउट्स अटैच होता था और ये पूरा बंच सबमिट होता था। तो बंदे ने कंप्यूटेशन दिया है, मतलब रिटर्न दिया है, लेकिन साथ में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो अब ये रिटर्न डिफेक्टिव हो गया। लेकिन आज जो रिटर्न का नया फॉर्मेट है उसमें तुमको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट रिटर्न में ही देना होता है। सो रिटर्न में हेड्स ऑफ इनकम का कैलकुलेशन दोगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इतना जैसे हम लोग डिटेल्ड बनाते हैं वैसे नहीं, बट ब्रॉड फिगर्स यू हैव टू सबमिट दैट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट इन द रिटर्न ओनली। सो जो पुराने जमाने में अटैच करना भूल गया, ये डिफेक्ट हो गया, अब वो डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। डिफेक्टिव रिटर्न जो है ना, ठीक है, सेक्शन में इन लोगों ने रखा हुआ है 139 सब सेक्शन 9, डिलीट नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन टुडे अ डिफेक्टिव रिटर्न इज नॉट पॉसिबल ओनली। अच्छा, उसमें एक और डिफेक्ट ऐसा है, अगर मैंने टीडीएस क्लेम किया है कि किसी ने मेरा टैक्स डिडक्ट किया, लेकिन उसका टीडीएस सर्टिफिकेट मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सो जब कोई मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा, कोचिंग क्लास ने मुझे पेमेंट किया तो टैक्स डिडक्ट करके किया, सो द कोचिंग क्लास, द डिडक्टर हैज टू गिव मी अ टीडीएस सर्टिफिकेट कि रौनक तुझे इतना पेमेंट किया था, आई मीन इतनी फी थी तेरी, इतना टैक्स डिडक्ट हुआ था, ये टैक्स हमने ये अमाउंट ये डेट पे डिपॉजिट कर दिया था, नेट अमाउंट तुझे इतना दिया था, दिस इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर कभी ये सुना हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्म नंबर 16 या फॉर्म नंबर 16A। 16 is given by employer to employees. 16A is for all other cases, commission, rent, interest, contractor payment, बाकी सब के लिए 16A। अब डिफेक्ट क्या है, किसी ने मेरा टैक्स काट लिया, मेरी इनकम 1 लाख, उसने 10,000 का टीडीएस किया, लेकिन उसने मेरे को ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैंने इनकम दिखाया 1 लाख, मैंने 10,000 का टीडीएस अपने टैक्स लायबिलिटी में से माइनस किया, लेकिन वो 10,000 का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। पहले याद है मैंने बोला जब मैनुअल फाइलिंग होता था तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट देना पड़ता था, उसके साथ साथ ये फॉर्म 16 और 16A भी देना पड़ता था, क्योंकि मेरा रिटर्न में मैं क्या लिखूंगा, टैक्स लायबिलिटी इतना, टीडीएस इतना। प्रूफ क्या है ये टीडीएस का, ये टीडीएस सर्टिफिकेट्स। मैंने टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन वो टीडीएस का क्रेडिट लिया है, वो टीडीएस अपने टैक्स लायबिलिटी में से माइनस किया है, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो डिफेक्टिव रिटर्न। लेकिन आज रिटर्न जब तुम अपलोड करते हो ना, तो टीडीएस सर्टिफिकेट का डिटेल्स इनपुट नहीं करोगे तो टीडीएस क्लेम ही नहीं कर पाओगे, मतलब वो टीडीएस टैक्स पेबल में से माइनस ही नहीं कर पाओगे। सो इफ इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू। मेरी इनकम कितनी थी, 1 लाख, टीडीएस कितना था। मैन्युअल रिटर्न में मैं क्या करता था, 10,000 का टीडीएस माइनस करता था, लेकिन उसका सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करता था। मैन्युअल रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, अगर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना होता, तुम अपलोड कैसे करोगे सर्टिफिकेट, तुमको तो सब अपलोड करना है ना, सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना, लेकिन सर्टिफिकेट का डिटेल डालना है।
कौन है पेयर, उसने कितना अमाउंट दिया, उसने कितना टीडीएस किया, वो टीडीएस कब डिपॉजिट हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन रिटर्न में टाइप करना होता है. सो व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ. पुराना प्रॉब्लम आई बिलीव तुमको समझ गया. मैनुअल रिटर्न के वक्त का प्रॉब्लम तुमको समझ गया. मैं 10,000 रुपए का टीडीएस अपने टैक्स में से माइनस कर रहा हूं, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो सबमिट नहीं कर रहा हूं. अब इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, अगर मैंने टीडीएस का ये डिटेल डाला ही नहीं तो वो 10,000 में माइनस ही नहीं कर पाऊंगा. दैट मीन्स मुझे वो टैक्स अपने आप भरना पड़ेगा, अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा. स्टिल कंफ्यूज्ड? श्योर? हाँ, सो रुक, यू कैनॉट गेट दिस फॉर्म. तू जो बोल रही है वो सही है, लेकिन वो ये फॉर्म नहीं है. समझ, ये फॉर्म कौन देगा तुमको? पेयर, जो टैक्स डिडक्ट करता है. नाउ ये फॉर्म अगर मुझे मिला है, कोचिंग क्लास ने मेरा टीडीएस किया है, उन्होंने मुझे ये फॉर्म दिया है, मैंने ये फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो मेरा डिफेक्ट, मेरा गलती. देन माय रिटर्न इज अ डिफेक्टिव रिटर्न. अब ये मैन्युअल के वक्त हुआ. अब इलेक्ट्रॉनिकली क्या हुआ, उन लोगों ने, कोचिंग क्लास ने मेरे को ये फॉर्म दिया, मैंने ये फॉर्म का डिटेल इनपुट नहीं किया, तो टीडीएस माइनस ही नहीं हो सकता. तो मैंने टीडीएस माइनस नहीं किया और उसका डिटेल भी नहीं दिया, डिफेक्ट है ही नहीं. अब इन गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में नेक्स्ट लेवल पे इसको क्या लेके गया, ये फॉर्म की जरूरत ही नहीं है. हर बंदा जो टैक्स डिडक्ट करेगा और टैक्स डिपॉजिट करेगा, वो मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर देगा. उसके बेसिस पे एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक पीडीएफ जनरेट होगा. मेरे केस में जिसने भी मेरा टीडीएस डिडक्ट किया होगा और डिपॉजिट किया होगा, वो ये पीडीएफ में आ जाएगा, और इस पीडीएफ के हिसाब से सीधा सीधा तुम क्रेडिट ले पाओगे. तुम्हारे रिटर्न ऑफ इनकम में ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा, तुमको फिल करने की जरूरत ही नहीं है. सो टुडे दैट डिफेक्ट इज आल्सो नो लॉन्गर एप्लीकेबल. अब तुमने अगर पिछला 15 मिनट का डिस्कशन समझा, तो डिफेक्टिव रिटर्न का आज कोई रेलेवेंस है ही नहीं, क्योंकि वो डिफेक्ट्स सारे जो लिखे हुए हैं वो मैनुअल रिटर्न में हुआ करते थे. बट नाउ दैट वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, डिफेक्ट्स आर नॉट पॉसिबल ओनली. ओके, नाउ आई वांट यू टू रीड दिस स्टफ. मैंने बिलेटेड, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, इट वुड बी मच मच बेटर. पेज 124 पे आना. आई विल कीप इट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे से भी तुम पढ़ पाओगे. मैंने क्या किया, अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, टाइमली रिटर्न, सब कुछ मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सोचे, विच आर वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन, जो मैं जनरली डिस्कशन में किसी स्टूडेंट को पूछूंगा तो वो आराम से बोल पाएगा. जैसे, क्या तुम रिवाइज रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? क्या तुम अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? क्या तुम अपडेटेड रिटर्न को अपडेट कर सकते हो वापस? नहीं. सो ये टाइप के क्वेश्चन है. जस्ट टेक 2 मिनट्स, इसको रीड कर लो. क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने उसका आंसर विद जस्टिफिकेशन. लास्ट में मैंने थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट डाला है. जैसे सीरियल नंबर 9 देखो, अपडेटेड रिटर्न के लिए इन लोगों ने नया फॉर्मेट निकाला, ITR U, अपडेटेड का U. वो कैसे फाइल करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है. तो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए या नहीं, OTP आता है, और OTP से अगर तुमने कभी कोई रिटर्न फाइलिंग देखा हो तो तुम रिटर्न अपलोड करोगे, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट एक OTP जनरेट करेगा, वो OTP इनपुट करोगे, दैट मीन्स तुम्हारा रिटर्न साइन होके, वेरीफाई होके अपलोड हो गया. सो दिस इज द न्यू प्रोसेस. पहले तुम मैन्युअली रिटर्न साइन करते थे जब मैन्युअल थे, फिर तुम अपलोड करने लगे तो डिजिटल सिग्नेचर के साथ साइन करते थे. अभी डिजिटल सिग्नेचर का सिस्टम तो है ही है, दैट इज सिक्योर इनफ, बट ये टाइप का सिस्टम भी निकला है. हर बंदे के पास डिजिटल सिग्नेचर ना हो तो क्या एक रिटर्न फाइल करने के लिए वो डिजिटल सिग्नेचर खरीदेगा? पूरे साल में उसको कोई यूज है ही नहीं.
तो ओटीपी का सिस्टम ला दिया, तुम फोन नंबर दो, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दो, रिटर्न अपने आप वेरीफाई हो गया। तो ये प्रोसीजरल पार्ट डाल के रखा मैंने। मेनली ये जो मेन टेबल है, आई वुड वांट यू टू रीड दैट टेबल, फिर हम क्वेश्चन पिकअप करके इसको खत्म करते हैं। सीरियल नंबर 7 शायद तुमको ना समझे, शायद आई एम सेइंग शायद, बिकॉज सीरियल नंबर 7 अगर तुमने अपडेटेड रिटर्न नहीं दिया तो क्या होगा, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। जो मैंने तुमको असेसमेंट के टाइप्स हमने अभी पढ़े ही नहीं है, दैट इज अ नेक्स्ट चैप्टर टू स्टडी। इस चैप्टर में हमने क्या फोकस किया, एज एन असेसी मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो उसके क्या क्या प्रोविजंस है। अब अगर मैंने रिटर्न नहीं दिया तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अपडेटेड रिटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो अगर पॉइंट 7 नहीं समझ पड़ता किसी रीजन की वजह से, तो दैट्स बिकॉज अपने लेक्चर में उसका डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन बुक में मैंने प्रिंट कर दिया है। इवेंचुअली तो जब तुम बुक में से पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ चलो पढ़ो, पेज 131। Mr. Keyur had not submitted his return of income under section 139(1) for assessment year 21-22. He wants to file his return of income for this assessment year on 29th January 2023. He gives you the following data. House property income दिया, EGBP income दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स पेड. You are required to indicate number 1 whether he can file a return of income or not. Number 2 if yes compute the amount payable. अब देखो कौन से असेसमेंट ईयर का बात हो रहा है, नहीं नहीं 21-22 का मेरा ड्यू डेट क्या होगा, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर फॉलोइंग 2021, जो भी जुलाई अक्टूबर या नवंबर, बट दैट विल बी इन 2021 ना, 22 नहीं होगा 21 होगा। मैंने इस बंदे ने 139(1) का अपना नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं किया है, उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या था, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। बिलेटेड रिटर्न का लास्ट डेट होगा 31 दिसंबर 2021। उसने ये रिटर्न भी फाइल नहीं किया, अब उसको जनवरी 2023 में रिटर्न फाइल करना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये पॉसिबल नहीं था, बट अमेंडमेंट की वजह से ये अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन अभी ओपन हो गया। लेकिन अपडेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। सो मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 है, मतलब 31 मार्च 24, मैं 2 साल ऐड कर दिया, 31 मार्च 2024 इज माय लास्ट डेट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। इस बंदे को रिटर्न फाइल करना है जनवरी 2023 में। तो टाइम लाइन के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से यस उसके पास टाइम है, अगर वो चाहे तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। बट वी हैव सीन सो मेनी सिचुएशंस कि ये केस में अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता, ये केस में नहीं हो सकता, स्टफ लाइक दैट। जिसमें एक केस है अगर रिफंड हुआ तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इसने पहले तो कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। तो उसने जो हेड ऑफ इनकम दिया है, जो इंफॉर्मेशन दिया है, उसको कंसिडर करते हैं। इसने बोला कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम 547, पीजीबीपी 921 500 और अदर सोर्सेज 22,000। सो ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, इफ यू कैन हेल्प मी। कुछ 14 lakhs और आएगा, ऑलमोस्ट 15 lakhs जितना जाएगा। मेरे पास कैलसी नहीं है, आप ही कैलकुलेशन कर लो। $14,90,500।
फिर चैप्टर 6 से डिडक्शन, इसका 2,35,000 है। सो टोटल इनकम 12,55,500। अब ये एक इंडिविजुअल है, इसका 12,55,500 की इनकम के हिसाब से टैक्स कितना बनता है। स्लैब रेट अप्लाई कर लो और टैक्स कैलकुलेशन करके मेरे को बोलो, इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस देना, सरचार्ज लगेगा नहीं, 12 लाख की इनकम है। इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस, बराबर। अप टू 10 लाख रुपीज जो मेरी इनकम है उस पे टैक्स आएगा 1,12,500 स्लैब के हिसाब से। अपनी इनकम 10 लाख के ऊपर है, वो 2,55,500 पे 30% के हिसाब से कुछ ये 75,000 और टैक्स आना चाहिए, 76,650। तो ये टैक्स आया मेरा, इसमें मैं 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर लूंगा, एंड द फाइनल टोटल दैट यू गिव मी 1,196,716। अगेंस्ट दिस उसका 24,900 का टीडीएस है, 60,000 का एडवांस टैक्स है। सो रिफंड सिचुएशन नहीं है, ये तो पेएबल सिचुएशन है। मतलब क्या वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है? डेफिनेटली यस, कर सकता है, एंड विद इन टाइम लिमिट भी है। अब वो क्या अमाउंट पे करेगा, तो देखो, एक तो ये 1,11,816 वो तो पे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है, फी पे करना है, एंड एडिशनल टैक्स पे करना है। ठीक है, वन थिंग एट अ टाइम। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल थिंग। फी कितना होगा? या तो 1,000 या तो 5,000, दो ऑप्शन है। इनकम 5 लाख तक होता है तो 1,000, इनकम 5 लाख के ऊपर होता है तो 5,000। तो इनकम तो 5 लाख के ऊपर है तो फी लग गया 5,000 का। इसने पहले रिटर्न दिया था? नहीं नहीं, जैसे मैंने कर दिया। वो जो हमने पढ़ा था ना कि पुराने रिटर्न में जो है, वो सब माइनस करो, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये बहुत सिंपल है। ये फ्रेश कैलकुलेशन ही करना है। तो 5,000 का फी पे होगा। हाँ, नाउ यू गॉट टू पे अटेंशन टू सम थिंग्स। अब ध्यान दो जरा, इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, अब 234A का इंटरेस्ट किस चीज के लिए लगता है? अगर तुमने रिटर्न लेट दिया तो। एक सिंपल रूल याद रखो, किसी भी इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम टैक्स अमाउंट। पहले इनकम टैक्स गिना जाता है, उस पर इंटरेस्ट गिना जाता है। मुझे चाहिए टैक्स, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, PNR PTR जो भी बोलते हो, वो जो P है प्रिंसिपल, ये मेरा इनकम टैक्स अमाउंट है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ इनटू द पीरियड। अब पीरियड ना, ऑप्शन 1 तुम रट्टा मार लो, ऑप्शन 2 तुम सेक्शन देखो, तुम पीरियड अपने आप समझ पाओगे। सेक्शन किस पर्पस के लिए तुम पे इंटरेस्ट लगा रहा है? लेट फाइलिंग। हर सेक्शन का हेडिंग अगर याद रख पाओ ना तो सारी चीजें याद रह जाएगी। मैंने रिटर्न लेट फाइल किया, मतलब मेरा इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होना चाहिए? ड्यू डेट के बाद से, ड्यू डेट तक तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में बंदे का कोई ड्यू डेट नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि उसने 139(1) के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। ठीक है, आई हैव टू अज्यूम अ ड्यू डेट। सपोज मैं 31 जुलाई अज्यूम कर लेता हूं, दैट मीन्स मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट कब से होगा? 1 अगस्त,
फॉलिंग इन द असेसमेंट ईयर। सो अपना असेसमेंट ईयर क्या है 21-22, तो 1 अगस्त 2021 टू रिटर्न फाइल किया, तब तक रिटर्न लेट फाइल किया इसीलिए इंटरेस्ट लग रहा है ना। हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 29 जनवरी 2023 को। अब शायद मैंने पास्ट में बोला हो, शायद ना बोला हो, मुझे नहीं पता। जब भी तुम ये मंथ का काउंटिंग करते हो ना इनकम टैक्स एक्ट में, एनी पार्ट ऑफ अ मंथ इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू द फुल मंथ। जैसे तुम्हारे सामने है जनवरी 29 को रिटर्न दिया, तो जनवरी पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा, नॉट ओनली 29 डेज। मतलब ये 29 डिवाइड बाय 31 वाला हिसाब नहीं होगा। फॉर दैट मैटर इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। मैंने ये रिटर्न 9th जनवरी को दिया होता, 19th जनवरी को दिया होता, या 29 जनवरी को दिया, जनवरी पूरा मंथ आएगा। समझा? तो ये मेरा पीरियड हुआ, इस पीरियड के लिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। अब कैलेंडर ईयर फॉलो करोगे ना तो नंबर ऑफ मंथ्स का काउंटिंग बहुत इजी हो जाएगा। जनरली अपन फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। 2022 का पूरा साल है, देखो कैलेंडर ईयर 2022, तो 12 महीना हो गया। 2023 का 1 जनवरी 13 एंड 2021 में 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कैलेंडर ईयर में सोच रहा हूँ तो जुलाई तक गया, जुलाई तक इंक्लूड नहीं करना है, अगस्त से इंक्लूड करना है, तो 5 महीने हुए। तो 12 + 1 13 + 5 ये 18 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, रुको रुको, अब क्वेश्चन आता है ये टैक्स कितना, किस पर्पस के लिए तुम इंटरेस्ट भर रहे हो। रिटर्न फाइल करते समय कौन सा टैक्स पे करते हो? आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। रिटर्न फाइल करते वक्त तुम वो इनकम टैक्स पे करते हो जो बच जाता है आफ्टर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सारा क्रेडिट एक्सेट्रा सेट ऑफ करने के बाद। समझाता हूं, ये कैलकुलेशन किया ना हम लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, वो 1,96,716 कौन से ईयर में पेएबल है? वो तुम्हारा हेल्थ एजुकेशन सेस के बाद का टैक्स है। वो कौन से ईयर में भरना है? असेसमेंट ईयर में। लेकिन ये दो चीजें क्या है? ये दो चीजें टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये मैं प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी भर चुका हूं। सो प्रीवियस ईयर में मैं इतना भर चुका हूं, लेकिन टोटल लायबिलिटी 196 है, तो बाकी की जो अमाउंट है वो मैं असेसमेंट ईयर में भरूंगा। अब असेसमेंट ईयर में कब भरूंगा? रिटर्न फाइल करते वक्त ही भरूंगा। लेकिन वो रिटर्न ही मैंने लेट फाइल किया, तो वो टैक्स भी लेट पे किया होगा। समझा मैं क्या बोला? दैट मीन्स मेरा टैक्स अमाउंट विल बी 1,11,816, क्योंकि दिस इज द टैक्स दैट आई विल पे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और वो रिटर्न लेट हुआ इसलिए इंटरेस्ट लगा। अच्छा, इतना समझ पड़ा? ठीक है, ये कौन सा सेक्शन था? 234A। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, 234B। हेडिंग इंपॉर्टेंट है। 234B इंटरेस्ट क्यों लगाता है? डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। चलो एक बात बताओ, एडवांस टैक्स कौन से ईयर में पे होता है? प्रीवियस ईयर। अगर कोई अमाउंट प्रीवियस ईयर में पे हो गई तो वो एडवांस टैक्स के तौर पे पे हुई, एज एडवांस टैक्स पे हुई। लेकिन अगर वो अमाउंट मैंने प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया और असेसमेंट ईयर में पे किया, कैन यू स्टिल कॉल इट एज एडवांस टैक्स? नहीं ना, ऑब्वियसली। एडवांस टैक्स का डेफिनेशन क्या है? जो एवाई में भरना है लेकिन पीवाई में भर दिया तुमने, तो वो एडवांस में भरा तुमने, इसलिए एडवांस टैक्स हुआ। एडवांस टैक्स का मतलब ही ये होता है कि तुमने प्रीवियस ईयर में भरा। अब अगर तुमने वो अमाउंट प्रीवियस ईयर में भर दी तो वो एडवांस टैक्स भरा। लेकिन अगर वो अमाउंट प्रीवियस ईयर में नहीं पे की तुमने, तो कभी ना कभी तो पे करोगे ना। कब पे करोगे?
असेसमेंट ईयर में। मतलब जो पैसा गवर्नमेंट को पीवाई में मिलना चाहिए था वो एवाई में मिला। मतलब जो पैसा गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के तौर पे मिलना चाहिए था वो पैसा अब उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न के वक्त वाला वैसे मिलेगा। इसका मतलब तुमने क्या किया, तू वर्ड अपने हिसाब से चेंज मत करो, बिकॉज वर्ड्स के बेसिस पे मैं पूरा सेक्शन डेवलप कर रहा हूं। इसलिए हमने क्या किया, डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट इन व्हाट, जो पैसा एडवांस टैक्स के तौर पे देना चाहिए था वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स एवाई में दिया, तो गवर्नमेंट को वो पैसा लेट मिला, इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा रहा है। अगर आपको ये लॉजिकली समझाना तो जरा सोचो, ये वाला मेरा जो इंटरेस्ट है ना ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर तक पे कर दिया होता ये अमाउंट तो एडवांस टैक्स ही था, तो काहे का डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब होगा, जब पीवाई खत्म हुआ एवाई शुरू हुआ और फिर भी ये अमाउंट बाकी है, तो इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, 1st अप्रैल से। एंड इंटरेस्ट कब तक जाएगा, पेमेंट। लेकिन तुम पेमेंट कब करोगे, जब तुम रिटर्न फाइल करोगे। सो मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं अपडेटेड रिटर्न तक इंटरेस्ट गिनूंगा। सो मेरा असेसमेंट ईयर क्या है, ये क्वेश्चन में मेरा असेसमेंट ईयर क्या है 21-22, मतलब मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 21 से लेके 29 जनवरी 23 तक। पीरियड समझ पड़ा कि नहीं। ओके, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है पीरियड का 2 मिनट दे दो मेरे को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ, कैलसी है, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन, मैंने बोला ना इंटरेस्ट हमेशा टैक्स पे गिना जाता है, तो अभी टैक्स देखो बेटा, इस बंदे का टैक्स कितना है, टैक्स पेएबल 196,716 उसका टैक्स पेएबल है। समझाता हूं, उसके सामने किसी ने उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया है, जितना अमाउंट टीडीएस के तौर पे हुआ उतना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा नहीं, तो एडवांस टैक्स कितना भरना है, नहीं 1,11,000 नहीं, 196,716 मेरा टोटल टैक्स है, जिसमें से किसी ने 24,900 टीडीएस कर दिया है, बाकी का अमाउंट मुझे एडवांस टैक्स के तौर पे देना है ना। हाँ तो बोलो जरा अमाउंट, 171,816। अच्छा, ये है एडवांस टैक्स पेड या पेएबल। अच्छा, अब एडवांस टैक्स कब पे होता है, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सब लॉजिकली डेवलप कर रहा हूं इसलिए क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। प्रीवियस ईयर, और तुम इनकम कब कमाते हो, प्रीवियस ईयर, उसी इनकम पे तुम उसी ईयर टैक्स भर रहे हो। सो नेचुरली इफ यू अंडरस्टैंड, ये एडवांस टैक्स तुम एस्टिमेटेड बेसिस पे ही भरोगे। ईयर चल रहा है, इनकम आ रही है, और मैं एडवांस टैक्स भी उसी ईयर में भर रहा हूं, उसी ईयर की इनकम पे, तो मेरा एस्टिमेट करना, मेरे को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि पूरे साल में कितनी इनकम आएगी और फिर उस पर टैक्स कितना आएगा। एंड इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट, पूरा टैक्स एक झटके में नहीं भरना, इंस्टॉलमेंट में भरना है। तो इनकम एस्टिमेट करो, इनकम पे टैक्स एस्टिमेट करो, और टैक्स का 15%, 45%, 75% पे करना है। ये पूरा एस्टिमेशन बेसिस पे चलेगा। तो गवर्नमेंट समझता है कि एडवांस टैक्स के पेमेंट में, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डिफॉल्ट ना, डिफॉल्ट वर्ड में 2 मिनट साइड में रखा, एडवांस टैक्स के पेमेंट में एस्टिमेशन बेसिस पे सब चलता है। तो गवर्नमेंट ने मेरे को एक रिलैक्सेशन क्या दिया, बोला तेरा एडवांस टैक्स कितना है, सॉरी 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 सॉरी, तेरा एडवांस टैक्स पेएबल कितना है, उसका 90% कैलकुलेट कर। अगर तेरा, चलो बोल दो कितना, 15,000 नहीं, 1,00,000, 154, अगर तुमने पूरा एडवांस टैक्स नहीं भरा है, लेकिन
90% भर दिया है, हम उसको डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। अगर डिफॉल्ट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तुमने 171 पूरा भर दिया तो काहे का डिफॉल्ट? तुमने एडवांस टैक्स 171 पूरा भर दिया तो डिफॉल्ट है ही नहीं। तुमने 171 नहीं भरा लेकिन 90% पे कर दिया, तो 10% इधर उधर हुआ ना, वो एस्टिमेशन की वजह से हुआ। उतना तुमको मार्जिन दे दिया, उतना तुमको क्या बोलते हैं, छूट दे दिया। बोला ठीक है 171 भरना था, 154 भरा, 155 भरा, 162 भरा, 163 भरा, इतना एडवांस टैक्स पे कर दिया, पूरा नहीं पे किया, 90% पे कर दिया, चल डिफॉल्ट नहीं है, इंटरेस्ट मत पे कर। तुमने 90% भी पे नहीं किया तब वो डिफॉल्ट है। मेरे एग्जाम्पल में कितना एडवांस टैक्स पे हुआ? 60। मतलब क्या मैंने 90% पे किया? मेरा पहला सवाल, डिफॉल्ट है? दूसरा सवाल, तो इंटरेस्ट लगेगा? तीसरा सवाल, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? मैं ऑप्शन देता हूं, 154 माइनस 60,000, मतलब वो पूरा एक्यूरेट अमाउंट लेंगे, मैं अभी ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं। 154 माइनस 60,000 जो डिफरेंस आएगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा, या फिर 171 माइनस 60,000 वो डिफरेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 2, नॉट ऑप्शन 1। 154 वाली अमाउंट कौन सी अमाउंट है? 90%। वो 90% अमाउंट तो चेक करने के लिए है ना कि इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। इंटरेस्ट इस एग्जांपल में तो तुमने डिफॉल्ट थोड़ी 154 माइनस 60 किया, डिफॉल्ट तो 171 माइनस 60 किया ना। एडवांस टैक्स पेएबल कितना था? 154 तो मैंने सिर्फ इसलिए कैलकुलेट किया चेक करने के लिए इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं। अगर ये फिगर 60,000 नहीं होता और 1,60,000 होता तो इंटरेस्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? पूरा तो पे नहीं किया ना मैंने। दैट मीन्स वो 90% सिर्फ चेक करने के लिए है ना कि इंटरेस्ट लगेगा या नहीं। अगर लगेगा इंटरेस्ट तो फिर पूरे अमाउंट पे लगेगा ना यार। पूरा अमाउंट मतलब 171 माइनस 60, दैट मीन्स 1,11,000 ही आएगा। ये 1,11,816 क्या है? ये वो एडवांस टैक्स है, और रादर लेट मी से ये वो टैक्स है जो तुमको एडवांस के तौर पे देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया तो अब रिटर्न फाइलिंग के वक्त दे रहे हो, तो उस पे वो डिफॉल्ट माना और वो डिफॉल्ट पे अब इंटरेस्ट लगेगा। समझ पड़ा? पक्की बात? अच्छा, तीसरा सेक्शन 234C, ये क्या है? डेफरमेंट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 234B हेडिंग और C हेडिंग एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन व्हेन आई डू दीस 3 सेक्शंस, मैं हेडिंग पे फोकस करके पूरा सेक्शन डेवलप करता हूं। अगर बच्चा वो सिस्टम समझ लेता ना तो तुम भी कहीं अटक गए ना तो अपने आप सोच के आराम से कर पाओगे। मैंने डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। मेरे को एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भरना होता है। जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। जून का पैसा सितंबर में पे किया, सितंबर का पैसा दिसंबर में पे किया, दिसंबर का पैसा मार्च में पे किया, तो एवरी इंस्टॉलमेंट मैं पोस्टपोन कर रहा था, तो गवर्नमेंट 234C का इंटरेस्ट लगाएगा। वो भी हिसाब करते। क्वेश्चन देख के बोलो, इस भाई साहब ने एडवांस टैक्स कब पे किया? मैंने क्वेश्चन 15 मैंने बहुत सिंपल रखा है, 15 मार्च। मतलब उसने पहले 3 इंस्टॉलमेंट पे किए ही नहीं है, उसने सीधा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया। ओके, सो इंटरेस्ट तो लगेगा, चारों इंस्टॉलमेंट में लगेगा। कैसे लगेगा वो समझते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट?
15 जून 15%, तो डेट है 15 जून। अपना प्रीवियस ईयर क्या है, अपना असेसमेंट ईयर 21-22, तो मेरा प्रीवियस ईयर होगा 2021, तो 15 जून 2020 15%, 15 सितंबर 2020 45%, 15 दिसंबर 2020 75% एंड 15 मार्च 2021 100%। किस चीज का, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितना भरना था भाई, 171,816। थोड़ा कैलकुलेशन में मदद कर लो, 171,816 का 15%, इसके सामने, अच्छा बोल दे 77,000, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, सिर्फ मैंने एक ही बार एडवांस टैक्स भरा है। अगर क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दिया होता कि इसने चारों इंस्टॉलमेंट भरे हैं, तो पेएबल इतना था, उसके सामने मैं पेड वाली अमाउंट रखूंगा, फिर मैं शॉर्टफॉल ढूंढूंगा। इमेजिन करो हाइपोथेटिकली, मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि बंदे ने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया है, 10,000 रुपए एडवांस टैक्स पे किया। 2 सेकंड के लिए इमेजिन कर लो कि उसने 10,000 एडवांस टैक्स पे किया। सो पे कितना करना था, पे किया कितना उसने, 10,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, क्या वो नेक्स्ट टाइम पे कर सकता है? बट इसका मतलब क्या हुआ कि उसने डेफर किया ना, 15,000 रुपया पोस्टपोन किया, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा। समझ पड़ा? अच्छा इमेजिन करो इसी एग्जांपल में बंदे ने नेक्स्ट टाइम 25,000 का एडवांस टैक्स पे किया, 25,000 का एडवांस टैक्स सितंबर में पे किया, तो जून में कितना किया था, 10,000। सितंबर में कितना किया, 25। अब इधर मैं 25 नहीं लिखूंगा, इधर मैं 35 लिखूंगा, क्योंकि ये फिगर्स भी तो क्यूमुलेटिव है ना, तो कंपैरिजन भी क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। नहीं समझा? अच्छा चलो, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल सम। भाई साहब ने एडवांस टैक्स कब पे किया है, लास्ट वाला, बराबर। सो एज फार एज द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स आर कंसर्न्ड, नथिंग इज पेड, एंड दैट मीन्स ये पूरा पूरा अमाउंट शॉर्टफॉल बना। चलो नाउ ये शॉर्टफॉल पे, स्क्रीन देखना प्लीज, %1 per month for 3 months. My question to you, ये जो मैंने 3 months लिखे, let's say ये वाले 3 months, ये कौन से 3 months है? गिन, 4 महीने होंगे। सिक्स माइनस 9 करेगा तो 3 आएगा, वैसे नहीं, हाँ एग्जैक्टली exactly. बराबर। तो मेरे को एक बात बता, अगर सितंबर में मैं वो 25,000 पे कर दूंगा, तो सितंबर का इंटरेस्ट क्यों गिनूंगा? अरे ये वो पार्ट ऑफ द मंथ, वेरी गुड। अप टू 15th जून तुमको कितना पे करना था, 25। 16th जून से लेकर 30th जून is part of a month which will be rounded off to the full month. So these 3 months are June, July
एंड अगस्त एंड नॉट सितंबर। अगर ये पैसा सितंबर में पे कर दिया होता और तुम इधर इस ये 3 महीने में सितंबर भी गिनते हो तो तुम सितंबर में पे भी कर रहे हो और सितंबर का इंटरेस्ट भी भर रहे हो, वो नहीं चलेगा ना। मतलब ये 3 महीने कौन से, सितंबर पार्ट ऑफ अ मंथ, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने कौन से, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आया अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट जिसमें उसने कितना 60 पे किया, क्वेश्चन देखो 60 पे किया, तो पे करना चाहिए था 171 पूरा, उसने सिर्फ 60 पे किया तो 1,11,816 बचा। इस केस में मैं 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगाऊंगा फॉर 1 मंथ एंड दैट 1 मंथ इज द मंथ ऑफ मार्च, बिकॉज स्क्रीन देखो, बिकॉज 1 अप्रैल से यहां पे इंटरेस्ट चालू हुआ। तुम डेट्स पे ध्यान दोगे तो समझेगा मैंने क्या बोला। मार्च 2021, मार्च 2021 प्रीवियस ईयर। एक एडवांस टैक्स का पेमेंट जब तुम प्रीवियस ईयर में पोस्टपोन करते रहते हो तो डेफरमेंट है, लेकिन जैसे ही पीवाई खत्म करके एवाई में चला गया तो वो डिफॉल्ट बन गया। तो ये वाला जो लास्ट है ना, ये 3 महीना नहीं हो सकता, ये एक ही महीना होगा, क्योंकि अप्रैल से हमने 234 बी में इंटरेस्ट गिनना चालू कर दिया। गणित समझ पड़ा, पक्की बात। नाउ आई विल ब्रिंग यू बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। इस बंदे ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, इसको हमने कैलकुलेशन करके पता किया कि इस भाई साहब का 1,11,816 का टैक्स बनता है, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन वो टैक्स के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो हम ये इंटरेस्ट के डिस्कशन पे चले गए, 234 ए, बी और सी। फिर मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि फी तो 5,000 का लगेगा। अब अपडेटेड रिटर्न में एक और चीज क्या होगा, एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स इज टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों का टोटल का बराबर या तो 25% या तो, अब पता कैसे चलेगा 25 या 50 है, तुम्हारे पास डेटा है, डेटा है। कौन सा असेसमेंट ईयर, 21, 22। अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 21, 22, 31 दिसंबर 2021, क्योंकि वो डेट तो बिलेटेड और रिवाइज्ड का है, उसके बाद मैंने अपडेटेड रिटर्न दिया अप टू 31 मार्च 23, एक साल, तो 25%। 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24, 12 महीने खत्म होने के बाद 24 महीने तक, तो 50%। बंदा कब फाइल करना चाहता है रिटर्न, 29 जनवरी 2023, जनवरी 23 इन सिंपल वर्ड्स, मतलब 25% लगेगा। तो टैक्स कितना, 1,11,816। ये 3 जो इंटरेस्ट है उनका टोटल करूंगा मैं, वो टैक्स, वो 3 इंटरेस्ट, ये टोटल का 25% विल बी एडिशनल टैक्स, वो एडिशनल टैक्स भी भरना पड़ेगा। समझा, आर यू श्योर? ओके, सोल्यूशन देखो। एक मिनट, हाँ देखो, बिलेटेड रिटर्न वो फाइल नहीं कर पाएगा क्योंकि 31 दिसंबर का डेट निकल गया है। बिलेटेड अपडेटेड फाइल कर पाएगा। अब इट इज पॉसिबल टू सबमिट एन अपडेटेड रिटर्न बट ही इज ऑल्सो लाइबल टू पे एडिशनल टैक्स। इनकम गिना, डिडक्शन लिया, टोटल इनकम 1255, फिर स्लैब रेट अप्लाई किया और 1,11,660 का टैक्स आया, अपना कुछ 1,11,816, वो चेंज क्यों हुआ आई विल सी दैट, बट
ब्रॉडली अपना टैक्स 1,11,000 मैच हो रहा है। एडवांस स्लैब रेट कैलकुलेशन में या तो मेरे से यहाँ पे प्रिंट में गलती हुआ है या तो अपने से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, बट ठीक है, वो छोटा सा चीज़ है। फिर इंटरेस्ट गिना हम लोगों ने 1 अगस्त से लेके 29 जनवरी, अगर आपको डिस्कशन याद है। फिर एडवांस टैक्स गिना, हमने बोला देखो 90% से कम पे किया है तुमने तो तुमको डिफॉल्ट का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। फिर 234C का इंटरेस्ट 15%, 45%, 75%, लेकिन उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था। तो ये जो पहले तीन इंस्टॉलमेंट है उसमें जो 15, 45, 75% वाली अमाउंट है सीधा उस पे इंटरेस्ट गिन लिया। लास्ट इंस्टॉलमेंट में 60,000 माइनस करके जो अमाउंट आया उस पे इंटरेस्ट गिना। ये किया ना मैंने। फिर मैंने फी ऐड किया तो ये 3 का टोटल ये इंटरेस्ट आया। फिर मैंने 5,000 का फी ऐड किया, ऊपर एक अमाउंट आया टैक्स का 1,11,000। फिर 3 इंटरेस्ट ऐड किया 52,000 ऑड अमाउंट तो 164 आया। 111 प्लस 52 164। 5,000 का फी ऐड किया तो 169 आया। मेरे को 25% 169 का नहीं गिनना है, मेरे को 25% गिनना है 164 का। तो 164 का 25% ले लिया, वो एडिशनल टैक्स आ गया। वो एडिशनल टैक्स प्लस ये 169 इज माय फाइनल अमाउंट टू बी पेड। पैटर्न समझ गया? ओके। फिर मैंने इसी क्वेश्चन का एक वर्जन भी डाला हुआ है कि व्हाट इफ assume the facts of this question, what will be the change in your answer instead of 29 जनवरी वो 24 जनवरी 2024 को रिटर्न फाइल करता है। दो चेंजेस आएंगे, 50% जो सबने, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब हम लोग क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन लेके सिर्फ 50% चेंज कर देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट गिना वो जनवरी 2023 तक गिना। अब सारा इंटरेस्ट जनवरी 2024 तक जाएगा तो एक पूरा साल बढ़ जाएगा। 234C में कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट वाला जो पड़ा इंस्टॉलमेंट उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पहला सेक्शन 234A उसमें अभी जनवरी 2024 तक इंटरेस्ट जाएगा। दूसरा सेक्शन 234B उसमें भी जनवरी 2024 इंटरेस्ट चेंज होगा। इंटरेस्ट चेंज होगा तो फाइनल अमाउंट डेफिनेटली चेंज होगा। 50% वाला अमाउंट अब तुम नए वाले इंटरेस्ट को इंक्लूड करोगे, पुराना वाला इंटरेस्ट जो क्वेश्चन 5 में कैलकुलेट किया था वो नहीं। समझ पड़ा?